चैप्टर 1 फिज़िकल वर्ल्ड, ये फिज़िक्स का हमारा क्लास 11th का पहला चैप्टर है। जब हम ऐसे लिखेंगे ना कि एनसीईआरटी सॉल्यूशन क्लास 11th फिज़िक्स चैप्टर 1, तो फिर ये पहला लिंक आ जाएगा या दूसरा लिंक आ जाएगा। तो ये बायजूस की तरफ से आंसर्स हैं, यहीं से डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये इसके टोटल 16 क्वेश्चन है और 15-16 जो हैं वो बेसिकली हमको एक काम दे रहे हैं कि बुक्स पढ़ो, ये करो, है ना। वो भी पढ़ लेंगे हम क्वेश्चन को, मगर फ़िलहाल जो है वो टेक्निकल सेंस में या जर्नल सेंस में हम क्वेश्चन आंसर जो पढ़ने जा रहे हैं वो 1 to 14 है। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Some of the most profound statements on the nature of science have come from Albert Einstein, one of the greatest scientists of all time. What do you think did Einstein mean when he say the most incomprehensible thing about the world is that it is comprehensible? Comprehensible, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन कितना मज़ेदार है। क्वेश्चन ही नहीं, ये बोल रहे हैं कि जो बढ़िया स्टेटमेंट होती है ना एक, जिसको इंसान बोलता है अरे ये तो बड़ा सिंपल है, मगर ये सिंपल भी नहीं है, ऐसा कुछ। तो ये जो होती हैं ये ब्यूटीफुल स्टेटमेंट्स होती हैं, जिसको पढ़ने के बाद इंसान को एक अलग लेवल का इंसान सोच पाता है। तो आइंस्टाइन ने एक ऐसी चीज़ बोली थी कि मोस्ट इनकम्प्रीहेंसिबल थिंग जो है हमारी दुनिया की, वो है कि ये कम्प्रीहेंसिबल है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक फिज़िकल वर्ड, एक कॉम्प्लेक्स फिज़िकल वर्ड में स्पेस, टाइम और मास होता है डिफरेंट मैग्नीट्यूड का, है ना। तो डिस्पाइट दिस नियरली ऑल फिजिकल फिनोमेना कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्यू बेसिक लॉज। उसके अलावा हम कुछ फिज़िक्स के नियमों का यूज़ करके हम फिनोमिनास को पता लगा सकते हैं। तो बाय दिस व्यू आइंस्टाइन स्टेटमेंट बिकम वेरी क्लियर, ठीक है। तो बोलने का मतलब है कि जो हमें लगता है ना कि बहुत आम सी चीज़ है, जो मामूली सी चीज़ है, वो असल में नहीं है, ऐसे नहीं है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फिजिकल वर्ल्ड इन्वॉल्व डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ मैग्नीट्यूड इन स्पेस, टाइम और मास। डिस्पाइट दिस नियरली ऑल फिजिकल फिनोमेना कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ फ्यू बेसिक लॉज, ठीक है। तो इनको छोड़ के जो मतलब आसान सी चीज़ें हैं वो भी वही मुश्किल है असल में देखने में। तो यही है दुनिया का दस्तूर। सेकंड कह रहा है कि एवरी ग्रेट फिजिकल थ्योरी स्टार्ट्स एज अ हेरेस्टी एंड एंड्स एज अ डोगमा। Gives an example from the history of science of the validity of इंसेटिव रिमार्क, ठीक है। कोई भी थ्योरी जो है वो स्टार्ट होती है हेरेस्टी से और ख़त्म होती है डोगमा पे। तो इसका मतलब क्या है? तो देखो, एक जर्नल ऑब्जर्वेशन है हमारी डेली लाइफ में कि लाइट क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। हम एग्जांपल से देखते हैं, ठीक है। जब हाइगन ने अपनी वेव थ्योरी दी थी तो इट वाज अ हेरेस्टी, क्योंकि शुरुआत हुई है वो, है ना। तो अब कोई थ्योरी दे रहा है तो हमें पता नहीं होता ना कि सही है गलत है, क्योंकि वो पहली बार आई है। सेकंड कह रहे हैं हाउएवर सून इट बिकम डोगमा फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न रिफ्रैक्शन। यानी अब कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिसको प्रूव कर कुड बी सक्सेसफुली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ वेव थ्योरी, है ना। मतलब क्या होता है कि आपने जैसे कुछ बोल दिया और आपके बोले हुए से बाकी लोग उसका इस्तेमाल करके और चीज़ें भी सही कह पा रहे हैं, तो इसका मतलब आपकी थ्योरी जो है वो डोगमा है, ठीक है। थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं कि देखो, जब हाइगन ने बताया कि लाइट ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, है ना, तो लोगों ने बोला कि चलो मान लेते हैं। मगर उसके बाद हमने देखा रिफ्रैक्शन हो पा रहा है, इंटरफेस पैटर्न देख पा रहे हैं, यानी ये क्लास 12th में भी पढ़ोगे आप इंटरफेस पैटर्न के बारे में। मतलब हम लाइट के फिनोमेना को स्ट्रेट लाइन की प्रॉपर्टी से समझ पा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट तो बढ़िया निकली, है ना। तो इट वॉज बिलीव दैट लाइट वॉज ओनली एनर्जी, बट व्हेन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वॉज डिस्कवर्ड इट वॉज प्रपोज दैट लाइट हैज़ अ पार्टिकल नेचर टू। तो हमने देखा कि लाइट जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से हमने देखा पार्टिकल नेचर की भी है। तो ये एक डिबेट टॉपिक हो गया ना, एंड ट्रीटेड एज हेरेस्टी। हाउएवर आइंस्टाइन फाइनली प्रूव्ड इट with his quantum theory of light. Henceforth it become treated as dogma. देखो समझ में आया। एक तरह के ऐसे होते हैं चीज़ें, जब मिस्ट्री होती हैं तो हेरेस्ट्री हो जाती हैं, जब प्रूव हो जाती हैं तो डोगमा हो जाती हैं। अगले पे आते हैं 1.3 पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ पॉसिबल।
Similarly, science is the art of soluble. Explain this beautiful aphorism on the nature and practice of science. ठीक है, तो पॉलिटिशियन मेक एनीथिंग एंड एवरीथिंग पॉसिबल टू विन वोट, सही बात है ना। वोट पाने के लिए क्या है क्या नहीं कर देते। साइंस इज अ सिस्टमेटाइज स्टडी ऑफ ऑब्जर्वेशन. Scientists and researchers study these observations and then work out certain laws from them. There is a multitude of natural phenomena taking place in the universe and all of them can be expressed in terms of some basic laws. ठीक है, तो F equal to mg और is truly for you and me and also for stars. तो F equal to mg हर किसी के लिए है. The science we see has various phenomena are related, they are soluble and mix similar laws होते हैं, है ना, और इसको जस्टिफाई करा जा सकता है एज द आर्ट ऑफ सॉल्यूबल. ठीक है, साइंस का लॉ जो है वो कहीं भी घुल मिल जाता है. ठीक है, वो कोई भी फिनोमेना हो रहा हो, वो धरती में हो रहा हो या धरती के बाहर हो रहा हो. दो इंडिया नाउ हैज़ अ लार्ज बेस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी which is fast expanding, it is still a long way from realizing its potential of becoming a world leader in science. Name some important factors which in your view have hindered the advancement of science in India. ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये असल में ऐसे मत सोचो पेपर में कोई भी आएगा नहीं आएगा, मगर तुम्हारे दिमाग को खोलने के लिए या हम सोचते क्या हैं ऐसे लेवल पे जाके ये चेक करने के लिए होते हैं. ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि हम साइंस में तरक्की कर लेंगे मगर बहुत समय लग जाएगा. ऐसा क्यों भाई, कि कौन रोक रहा है हमें. तो वो अब अलग अलग तरीके होते हैं लोगों को समझने के, है ना. किसी को कोई नहीं रोक रहा होता फिर भी नहीं करता आलस की वजह से, तो आलस रोक रहा है इसका मतलब, है ना. तो लेक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फर्स्ट थिंग आ जाती है. सेकंड आ जाते हैं साइंस एजुकेशन इज नीदर प्रॉपरली ओरिएंटेड नॉट डायरेक्टेड. ठीक है, बच्चों को रटा रहे हैं, बच्चों को तंग कर रहे हैं मार्क्स के बेसिस पे. ठीक है, कैसे होगा. रूरल बेस्ड साइंस एजुकेशन इज नॉन एग्जिस्टेंस, है ना, और मेजॉरिटी पॉपुलेशन इज डिप्राइव्ड ऑफ बेनिफिट. तो बहुत सारी पॉपुलेशन को तो मिल ही नहीं रही है. तो नो, अगला पढ़ते हैं. फिफ्थ क्वेश्चन है नो फिजिसिस्ट. अच्छा 1.5 मतलब पहले चैप्टर का फिफ्थ क्वेश्चन, ऐसे करके चलता है इसमें. नो फिजिसिस्ट हैव एवर सीन एन इलेक्ट्रॉन yet all physicists believe the existence of electron. An intelligent but superstitious man advances this analogy to argue that ghosts exist and even though no one has seen one. How will you refute his argument? अच्छा सवाल है भाई. तुम कहते हो इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है तो दिखता क्यों नहीं है, और ऐसा तो भूत भी एग्जिस्ट नहीं करता फिर भी मानते हैं लोग. तो इवन दो एन इलेक्ट्रॉन हैज़ नेवर बीन सीन, मगर उसके इफ़ेक्ट को ऑब्जर्व करा जा सकता है भाई. इस प्रैक्टिकल एविडेंस दिखते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गई. हाउएवर रिगार्डिंग स्पिरिट और गोस्ट, इवन दो दे आर मैनी क्लेम्स इन साइटनेस स्टैंडर्डाइज साइंटिफिक रीडिंग एंड एविडेंस हैज़ नेवर बीन ऑब्जर्व्ड और सक्सेसफुली टेस्टेड. ठीक है, तो भूत प्रेत जो होता है वो दो चार लोग जो हैं वो मिल के डराते हैं और यही होता है भाई. साइंटिफिकली नहीं प्रूव हुआ है. दस वी कैन नॉट स्टेट विद 100% श्योरिटी. ठीक है, साइंस का तो आप इलेक्ट्रॉन को तो अभी टेस्ट कर लो ऐसा. द शेल ऑफ क्रैब्स फाउंड अराउंड अ पर्टिकुलर कोस्टल लोकेशन इन जापान seem mostly to resemble legendary face of samurai. Given below are two explanations of this fact. Which of the following strikes you a scientific explanation? तो एक समुराई के चेहरे जैसा लगा एक क्रैब का शेल जो है, तो इसका क्या कारण हो सकता है. पहला कह रहे हैं ट्रेजिडिक सी एक्सीडेंट. तो एक कह रहे हैं ट्रेजिडिक सी एक्सीडेंट कहाँ था. Several centuries ago drowned a young samurai as a tribute to his bravery. Nature through its incrustable way immortalized his face by imprinting it on a crab shell in that land.
ठीक है, तो लोग कोई बोल रहे ट्रिब्यूट है उसके लिए ब्रेवरी का कि उस समुराय की ये क्रैब शेल पे करा गया। सेकंड कह रहे हैं आफ्टर द सी ट्रेजेडी fishermen that area in a gesture of honor of their dead hero let free any crab shell caught by them which accidentally has a shape resembling the face of samurai, है ना। Consequently, the particular shape of crab shell survived longer and therefore in course of time the shape was genetically propagated. This is an example of evolution by artificial selection. Note, this interesting illustration is taken from Carl Sagan's The Cosmos highlight the fact that often strange and inexplicit fact which on the first sight appear supernatural actually turn out of very simple scientific explanation. Try to think out of other examples. ठीक है, असल में इन्होंने ब्रैकेट के अंदर आंसर ही बता दिया एक तरह से, है ना। जाहिर सी बात है कि देखो कुछ लोग होते हैं सुपरस्टिशन पे विश्वास करते हैं, अंधविश्वास पे विश्वास करते हैं, ठीक है। तो वो तो कहेंगे समुराय का ये हो गया वो हो गया। तो आंसर है ए, मोर लॉजिकल एंड साइंटिफिक, ठीक है। ए पे ज़्यादा भरोसा लगता है हमें। सेकेंड है, सेवेंथ है, द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन इंग्लैंड एंड वेस्टर्न यूरोप more than 2 centuries ago was triggered by some key scientific and technical advancement. What were these advancement? तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था इंग्लैंड और वेस्ट यूरोप में more than 2 centuries ago was triggered by some key scientific and technical advancement. तो क्या एडवांसमेंट थी ये? The rise of modern science and industrial evolution are closely connected to each other. Therefore, profound effect that science has on the development of modern science is that application of science to solve the industrial problem gained public support and interest in science. Some of the key discoveries and their uses are listed below. तो पहले आपको क्वेश्चन एक बार बता देता हूँ क्या हुआ था। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो इंग्लैंड और वेस्ट यूरोप में हुआ था, जो 200 साल पहले का है, वो कुछ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से हो रहा था। तो क्या ये एडवांसेस थे ये बताना है। तो पहला एप्लीकेशन ऑफ थर्मोडाइनमिक्स एंड हीट, है ना, स्टीम इंजन की वजह से। सेकेंड है इम्प्लीमेंटेशन एंड डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। थर्ड है डिस्कवरी ऑफ एक्सप्लोसिव नॉट ओनली हेल्प टू बिल्ड द आर्मी बल्कि मिनरल का एक्सप्लोरेशन भी करने में आया है, ठीक है। तुमने बम फोड़ के मिनरल भी निकाले हैं। तो ये कुछ एग्जांपल थे। 8th क्वेश्चन पे आते हैं। इट ऑफन सेड दैट द वर्ल्ड इज विटनेसिंग नाउ अ सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बट which will transform the society or radical as did the first. List some key contemporary areas of science and technology which are responsible for this revolution. So some key contemporary areas of technology and science which are chiefly responsible for new industrial revolution taking place now and likely to be taking place in the near future are artificial intelligence, design of super fast computer, biotech, और डेवलपमेंट ऑफ सुपर कंडक्टिंग मटेरियल एट रूम टेम्परेचर, एडवांसमेंट इन फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, हर जगह, है ना, ये सारी जगह पे। अच्छा, 1000 शब्दों में लिखना है कि फिक्शन पीस बेस्ड ऑन योर स्पेकुलेशन ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ 22 century. So in 22nd century, human will be able to create wormhole allowing people to travel to distant places in the universe. ठीक है, वार्म होल बना सकते हैं जिससे यूनिवर्स की अलग अलग जगहों पे जाया जा सके। वी विल बी इन द कॉन्टैक्ट विद एलियंस एंड हैव एस्टैब्लिश ह्यूमन सेटलमेंट्स आउटसाइड द अर्थ एज वेल, ठीक है। ये सब तुम्हारी कल्पना पे बेस्ड आधार है, ठीक है, कि क्या होगा। जैसे अभी 2022 चल रहा है, तो 2022 है ना, अभी अभी मैं बोलूँ 22,022 में क्या होगा, यानी 2222 में क्या होगा। कितने साल हो जाएंगे भाई, इतने में तो शायद मैं भी मर जाऊंगा, ठीक है। 2022 चल रहा है, मैं अगर 100 साल भी जी हूँ 2022 तो 21,021 तक मैं जीऊँगा, ठीक है। ये बोल रहे 22,022 में क्या होगा,
यानी तब भी यार 100 साल मतलब 200 साल कौन जीता है ना। तो वहाँ पे कह रहे हैं कि एलियंस भी आ जाएंगे, हम क्वांटम फिजिक्स पे एडवांसमेंट भी कर देंगे, ट्रू नेचर को अंडरस्टैंड करेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी our technology will not pollute and degrade earth और artificial intelligence human could have some clashes। ठीक है, ऐसे ही कहानियाँ भी बन रखी हैं इन पे यार। अगला आते हैं 10th क्वेश्चन, कह रहे हैं अटेम्प्टिंग टू फॉर्मुलेट योर मॉरल वैल्यूज ऑन द प्रैक्टिस ऑफ साइंस, इमेजिन योर सेल्फ स्टम्बलिंग अपॉन अ डिस्कवरी। ठीक है, which has great academic interest but in certain to have nothing but dangerous consequences for human society, how if all at all you if you resolve your dilemma। ठीक है, मान लो कि तुम ट्राई कर रहे हैं ये लोग आपके मॉरल व्यूज़ कि साइंस की प्रैक्टिस को कैसे देखा जाए। ठीक है, तुम एक डिस्कवरी पे सोच रहे हो विच विच वॉज अ ग्रेट अकेडमिक इंटरेस्ट विच हैज़ है ना, मतलब थियोरेटिकल इंटरेस्ट ज़्यादा है बट इज़ सर्टेन टू हैव नथिंग बट डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, जैसे कोई बम बनाना, इसके दुष्परिणाम ज़्यादा हो सकते हैं, तो कैसे तुम अपने इस चीज़ को संभालोगे, है ना, इस डिलेमा यानी इस क्या बोलते हैं उसको, उलझन को संभालोगे। तो साइंटिस्ट वर्क्स फॉर द ट्रूथ, एवरी साइंटिफिक डिस्कवरी रिवील्स अ सर्टेन ट्रूथ ऑफ नेचर। ठीक है, ध्यान देना इस बात का, नेचर की कुछ सच्चाई का डिस्कवर करते हैं। सो एनी डिस्कवरेबल बैड या गुड फॉर मैनकाइंड मस्ट बी मेड पब्लिक। देखो एकदम एग्जैक्ट बात बोल रहे हैं। तो जिस चीज़ को तुम डिस्कवर कर सकते हो, भले ही वो एटम बॉम्ब क्यों ना हो, उसको पब्लिक करना पड़ता है। बट विद दैट बीइंग सेड वी कैन नॉट अफोर्ड टू बी ब्लाइंड टू कॉन्सिक्वेंसेज, है ना। हम इसका मतलब ये नहीं कि हम अंधे हो जाएं कि क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। बिफोर डिस्क्लोजिंग इट वी मस्ट ascertain the degree of good or bad consequences it will have. If we know that a certain discovery has nothing but dangerous consequences to offer to the mass, the discovery is best kept limited only to the knowledge of scientists or researchers working on it. This way the discovery can help society in a long run without completely destroying the it now। ठीक है, तो सही बात बोली एकदम कि ये वाली लाइन देखो कि इफ़ वी नो दैट अ सर्टेन डिस्कवरी इज नथिंग बट डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज टू ऑफर, द डिस्कवरी इज़ बेस्ट केप्ट लिमिटेड ओनली टू द नॉलेज ऑफ साइंटिस्ट और रिसर्च। तो ऐसे करते हैं कि लोगों को, जब तुम डिस्कवरी करने वाले हो और कर रहे हो या फिर, तो कुछ ही लोगों को पता हो। ठीक है, अभी जैसे मैं हाल ही की बात बताऊँ तो डायनासोर को दोबारा से बनाने की कोशिश हो रही है जेनेटिकली। ठीक है, यूजिंग चिकन्स, यानी जो एग शेल में जो चिकन बनते हैं वो उनके जेनेटिक एंसेस्टर जो हैं वो डायनासोर हैं। तो वहाँ से उनको डेवलप करके उनको ऐसी कंडीशन देके एक नई स्पीशीज़ बनाई जा सकती है। ठीक है, 11th क्वेश्चन देख लेते हैं। साइंस लाइक एनी नॉलेज कैन बी पुट टू गुड और बैड यूज़ डिपेंडिंग ऑन द यूज़र। ठीक है, सही बात है, तुम्हें कुछ भी मिलता है तुम सही गलत कर सकते हो। गिवन बिलो आर सम एप्लीकेशन ऑफ साइंस, तो अपने व्यूज़ बताओ व्हेन द पर्टिकुलर एप्लीकेशन इज़ गुड बैड या फिर समथिंग दैट कैन नॉट बी सो क्लियरली कैटेगराइज। ठीक है, तो इनमें से बताओ क्या सही है या गलत है या बीच में है। मास वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, तो हमारे भारत में हो रखा है ये चिकनगुनिया के लिए, है ना। सेकंड है, इसका जवाब है हमारा गुड, क्योंकि यहाँ से धरती से बीमारियाँ ख़त्म होंगी। सेकंड, टेलीविज़न फॉर इरेडिकेट इलिटरेसी एंड मास कम्युनिकेशन ऑफ न्यूज़ एंड आइडियाज़। टीवी जो है उसका यूज़ करना जिससे कि लोग अनपढ़ ना रहें, उनको पता हो देश में क्या चल रहा है। ये मेरे को लग रहा है बोथ होगा, जैसे इन्होंने गुड ही कहा है, क्योंकि आजकल टीवी जो है वो इंसान का दिमाग भी भड़का रहा है। ठीक है, सी कह रहा है प्री प्रिटेनल सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, बैड, क्योंकि
अगर आप कुछ लोग करते हैं कि हत्या कर देते हैं ना, बोलते हैं भ्रूण हत्या कहते हैं हिंदी में, यानी पहले ही पता लगा लेते हैं कि किसका जन्म होने वाला है। अब तो कम हो गया है काफ़ी। कंप्यूटर फॉर द इंक्रीज इन वर्क एफिशिएंसी, एकदम सही है। पुटिंग आर्टिफिशियल सैटेलाइट इनटू ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, इसके दोनों कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। गुड कह रहे हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट गुड इसलिए है, देखो एक तो होता है वो, एक तो हमारे सोलर सिस्टम में घूम रही है ना जो चीज़ें, वो उनका क्या ही होगा वो पता नहीं मेरे को, बस घूम रही हैं वो चीज़ें। सोचो तुमने एक जगह पे ऐसी जगह कूड़ा फैला दिया जो कूड़ा धरती पे घूम रहा है, कैसा लगेगा वो। डेवलप अ न्यू एंड पावरफुल टेक्निक फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेलफेयर, तो अच्छा है ये तो। प्योरीफाई वाटर फॉर ड्रिंकिंग, प्लास्टिक सर्जरी या क्लोनिंग बैड, न्यूक्लियर वेपन बैड, डिस्ट्रक्टिव पर्पस जी, ये कहाँ से आ गए। हाँ न्यूक्लियर वेपन जी के, डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड पावरफुल टेक्निक फॉर बायोलॉजिकल वेलफेयर नहीं। फिर प्योरीफाई वाटर इंप्रूव करता है हेल्थ, नाइदर गुड एंड बैड, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी समटाइम विच कैन नॉट बी क्लासीफाई एज गुड और बैड, है ना। सर्टेन टाइप ऑफ डिफॉर्मेशन को हटाता है, तो कुछ कह नहीं सकते। क्लोनिंग बैड, हैज़ अ पोटेंशियल टू ruin द नॉर्मल फैमिली लाइफ ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, तो तुम अक्षय कुमार या फिर सलमान खान का क्लोन बना रहे हो, तो कितना बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। अगला आते हैं, इंडिया हैज़ अ लॉन्ग एंड अनब्रोकन ट्रेडिशन ऑन ग्रेट स्कॉलरशिप, जैसे मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी वगैरह वगैरह। येट इन पैरेलल विद दिस सेवरल सुपरस्टिशियस एंड obscurantist attitude has and practice flourish in our society and unfortunately continue even today among many educated people too. How will you use your knowledge of science to develop strategy to counter these attitudes? बहुत लोग यार गलत सलत बोलते हैं और उनका अलग ही व्यवहार रहता है ना, अंधविश्वास पे रहते हैं। इन ऑर्डर टू पॉपुलराइज साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन फॉर एवरीडे फिनोमेना, मास मीडिया जैसे इंटरनेट वगैरह इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर इससे बुरी खबरें फैलाई जा सकती हैं तो अच्छी भी फैलाई जा सकती हैं। नॉलेज ऑफ साइंस शुड बी एजुकेटेड टू मास, लोगों में अंधविश्वास कम करवा सकते हैं। 13 है कि दो द लॉ शुड गिव वुमेन इक्वल स्टेटस इन इंडिया, मगर बहुत से लोग कहते हैं कि वुमेन कम काम कर सकती हैं, कम इंटेलिजेंट होती हैं और घर का ही काम करेंगी, है ना, ऐसे करके साइंटिफिक आर्ग्यूमेंट। तो इन लोगों को साइंटिफिक आर्गूमेंट देना है तुम्हें बाय कोटिंग एग्जांपल ऑफ ग्रेट वुमेन, है ना। तो जो जिन लोगों ने लड़कों से अच्छा काम करा है उनका एग्जांपल देके तुम्हें इस बात को अलग करना है। कह रहे नो डिफरेंस इज नोटिस इन एबिलिटी, है ना, कोई डिफरेंस नहीं पता चला कि ऐसे कि वुमेन कम करती हैं काम, मैन ज़्यादा करते हैं इंटेलिजेंट या फिर किसी भी चीज़ में। नेचर मेक इट लिटिल डिफरेंस इन एनाटॉमी एंड फीलिंग्स ऑफ मैन, है ना, इस पे तो शक नहीं है। ये सोच या फिर सोच और समझ पे दोनों में अंतर होता है। द न्यूट्रिशन कंटेंट ऑफ प्रीनेलल एंड पोस्टनेलल डाइट कंट्रीब्यूट अ लॉट टू आवर डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना। प्रीनेलल मतलब क्या होता है, जब तुम पेट में होते हो, है ना, उस समय, और पोस्टनेलल यानी उसके बाद तुम्हारी डाइट का क्या असर है। If equal opportunities are provided to both women and men, then the family, mind and body will be just as effective as man, है ना। तो the list of great women who have excelled their respective field are enormous, जैसे मैडम क्यूरी, इंदिरा गांधी हो गई, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मार्गरेट थैचर, मदर टेरेसा, सरोजनी नायडू, कल्पना चावला। ये सोशोलॉजी से, साइंस से, इन सब से रिलेट करती हैं। इट कैन बी positively debated that women are not less essential to society than men, सही बात है। 14th क्वेश्चन पे आते हैं, कहते हैं इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू हैव अ ब्यूटी इन द इक्वेशन ऑफ फिजिक्स देन टू हैव देम एग्री विद एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ज़्यादा ज़रूरी है कि फिज़िक्स में दम हो भाई, मतलब इक्वेशन में दम हो, ना कि एक्सपेरिमेंट में, है ना। मतलब एक्सपेरिमेंटली हम प्रूव कर सकते हैं आसानी से, तो एक
PMA डायक थे, उनका व्यू था ये, क्रिटिसाइज ए स्टेटमेंट। तो इन्होंने बोला इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव ब्यूटी इन इक्वेशंस ऑफ फिजिक्स देन टू हैव देम एग्री विद एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो PMA डायक को क्रिटिसाइज करो, लुक आउट सम इक्वेशंस एंड रिजल्ट इन दिस बुक विच स्ट्राइक यू एज ब्यूटीफुल। ठीक है, और ऐसी इक्वेशन बताओ जो कि ब्यूटीफुल तुम्हें लगी हो। तो डायक बिलीव होल्ड्स ट्रू equations which represent entire concept and hold up against experimental results are automatically simple या फिर symmetrical होते हैं, जिसके से वो beautiful लगते हैं। जैसे इक्वल टू MC² इक्वल टू HV, F इक्वल टू MG, P इक्वल टू MGH, है ना। तो यही थे हमारे क्वेश्चन 14 क्वेश्चन। 15-16 क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना। वैसे वो कुछ पढ़ने क्वेश्चन तो नहीं है, वो एक टाइप का 15 क्वेश्चन कहता है कि ये देखो हमने 14 क्वेश्चन तक पढ़ लिया था। 15 क्वेश्चन कहता है कि दो द स्टेटमेंट कोटेड अबव मे बी डिस्प्यूटेड, मोस्ट फिजिसिस्ट टू हैव अ फीलिंग दैट द ग्रेट लॉज ऑफ फिजिक्स, जो फिजिक्स के लॉज होते हैं वो सिंपल और ब्यूटीफुल होते हैं, है ना। तो डिराक के अलावा साइंटिस्ट आइंस्टाइन, बोर, ये सब भी थे। तो इनने बहुत सारे एफर्ट दिखाए हैं। तो तुम्हें क्या करना है, बुक्स वगैरह पढ़नी है इसकी। ठीक है, इसमें इतना ही था कि उनकी राइटिंग को पढ़ो। और 16 वाला भी ऐसा ही है, टेक्स्ट बुक ऑन साइंस में गिव यू अ रॉन्ग इंप्रेशन दैट स्टडिंग साइंस इज ड्राई एंड ऑल टू सीरियस, दैट साइंटिस्ट आर एब्सेंट माइंडेड इंट्रोवर्ट वो नेवर लाफ और ग्रिन, है ना। तो बहुत से लोगों का यही होता है, साइंटिस्ट होते हैं पागल होते हैं, वो उनके बाल बड़े होते हैं और है ना नहाते नहीं, मतलब ऐसे रहते हैं कि ना हंसते ना कुछ, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इमेज ऑफ साइंस इन साइंटिस्ट इज पेटेंटली फॉल्स। ठीक है, पेटेंटली फॉल्स है, यानी लिख के ले लो तुम। साइंटिस्ट लाइक एनी अदर ग्रुप ऑफ ह्यूमन हैव देयर शेयर ऑफ ह्यूमरिस्ट एंड मे हैव लेड देयर लाइफ विद अ ग्रेट सेंस ऑफ फन एंड एडवेंचर। तो हर जगह पे साइंटिस्ट जो है अपना काम बढ़िया से कर रहे हैं। इवन एज दे विल सीरियसली परस्यू देयर साइंटिफिक वर्क, टू ग्रेट फिजिसिस्ट ऑफ दिस जर्न आर गैमो एंड फाइनमैन। यू विल enjoy रीडिंग देयर बुक्स लिस्टेड इन द बिब्लियोग्राफी। तो बिब्लियोग्राफी में चेक कर लेना इस बुक की आखिर में होती है, कहाँ होती है ना। तो इनके बारे में दे रखा है कि ज़रूरी नहीं है, मतलब कि एक जर्नी क्या होती है, कैसे काम करते हैं साइंटिस्ट लोग। ठीक है, तो हमने ये पूरा कर दिया चैप्टर, है ना। तो चैप्टर 1 हमारा फिज़िकल वर्ल्ड एक तरह से NCERT का पूरा हो गया है। और तुम साथ ही साथ वो भी पढ़ते रहना, SL भी पढ़ लेना, है ना। बस इतना ही रखते हैं। तो चैप्टर 2 करेंगे हम शुरू कुछ दिनों में, है ना। तुम भी साथ दे रहे होगे। तो बस आज के लिए इतना ही फिर।